हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी ब्रेन। आज से हम लोग ल्यूसेंट जीके सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग इतिहास को कंप्लीट करेंगे। और इतिहास में सबसे पहले प्राचीन इतिहास को कंप्लीट करेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास को, और उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास को। पूरा ल्यूसेंट बुक हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इतिहास के बाद भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थशास्त्र सभी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है भारत का इतिहास। यहाँ पर हर एक लाइन को, हर एक टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना सेशन। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला जो उपमहाद्वीप है उसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। उत्तर में कहाँ से लेकर, हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला जो आपका उपमहाद्वीप है, किस नाम से जाना जाता है? इसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भी भारतवर्ष या फिर भरतों का देश कहा जाता है। और यहाँ के जो निवासी हैं उसको भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत क्या है? भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। क्या था? एक भरत प्राचीन कबीले का नाम था। ये जो थे भरत कबीले, ये कहाँ पर निवास करते थे? कबीले ये उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निवास करते थे। कबीले का अर्थ क्या होता है? एक ही परिवार के लोग, एक ही आपके वंश के, एक ही पूर्वज के जो लोग हैं, एक ही पूर्वज से जुड़े हुए जो लोग हैं उसको कबीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूह में जो लोग रहते हैं उसको कबीला कहा जाता है। लोगों के समूह को कबीला कहा जाता है, क्योंकि पहले लोग अकेले नहीं रहते थे, आखेट करते थे, शिकार करते थे और बाहरी लोगों से रक्षा करने के लिए समूह के रूप में रहते थे। तो समूहों के रूप में जो लोग रहते थे उसको क्या बोला जाता था? कबीला बोला जाता था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। जम्बू वृक्षों का द्वीप क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ पर जामुन के वृक्षों की अधिकता थी, जिसके कारण इसको जम्बू द्वीप कहा गया, ठीक है। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। जिसे सिंधु न कहकर क्या कहते थे? ये लोग हिंदू कहते थे, ठीक है। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। एक ही देश है हमारा भारत, इसको किन नामों से जाना जाने लगा? पहले तो पुराणों में भारतवर्ष कहा गया, फिर भरतों का देश या भारत के ये, उसके बाद जम्बू द्वीप कहा गया। क्या कहा गया? जम्बू द्वीप। फिर ईरानी ने इसे क्या कहा? सिंधु नदी के नाम से जोड़कर हिंदू कहा। क्या कहा? हिंदू कहा। यही नाम पश्चिम में फैला और फिर इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी लोग इसको इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी लोग क्या बोलते थे? इंदे और अरब इसे क्या बोलते थे? हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को फिर हिंदुस्तान कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान। ये जो हिंदू शब्द है ये फारसी शब्द से बना है। किस शब्द से? फारसी शब्द से हिंदू बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसको इंडिया फिर कहने लगे। क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे इंदे के आधार पर। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण, विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है देश को क्या करती है? दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में बांटती है। कैसे बांटती है वो भी आपको अभी बताते हैं, ठीक है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में जो थे, जो द्रविड़ बोलते थे उनकी जो थी बहुमत थी। उत्तर में किसकी बहुमत थी? इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं जो बोलते थे उनकी बहुमत थी, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं बोलते थे उनकी बहुमत थी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले आपका जो कंफ्यूजन है उसको दूर करती हूँ। सबसे पहले देखिए, भारतवर्ष ये आपका हिमालय है, उत्तर में हिमालय है। ये आपका हिमालय जो ये प्राकृतिक सीमा भी बनाता है। क्या करता है? हिमालय प्राकृतिक सीमा भी बनाता है हिमालय आपका, ठीक है। और दक्षिण में समुद्र है। दक्षिण में क्या है? समुद्र है। दक्षिण भारत जो है आपका, ये जो पेनिनसुलर एरिया है इसको तीनों ओर से समुद्र ने क्या किया है? घेरा है। तीनों ओर से समुद्र ने क्या किया है? इस पेनिनसुलर एरिया को घेरा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर पूर्व में बंगाल की खाड़ी ने घेरा है और आपका पश्चिम में अरब सागर ने, और नीचे आपका हिंद महासागर जो है वो आपका घेरा हुआ है। तो तीनों ओर से किसने घेरा है? समुद्र से ये घेरा हुआ है, ठीक है। ये आपको इतना याद रखना है। देखिए, भारतीय और ईरानी के संबंध बहुत अच्छे थे। अच्छे क्यों हैं वो आपको बताते हैं। प्राचीन काल में जो था, भौगोलिक पृष्ठभूमि से अगर देखें तो प्राचीन काल में जो था
भारतीय और ईरानी दोनों एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते थे। क्या करते थे? दोनों एक ही जगह, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते थे। और ये था आपका मध्य एशिया से लेकर ये जो सिंधु नदी का पूरा आपका क्षेत्र है, सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, इन सब को मिलाकर ये लोग यहाँ पर रहते थे। कहाँ पर रहते थे? यहाँ पर रहते थे। सिंधु नदी की सहायक नदियों से लेकर यहाँ तक ये लोग रहते थे। ठीक है, एक ही क्षेत्र में मध्य एशिया से लेकर सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे तक फैला हुआ था। समय के साथ ये दो दिशाओं में चले गए। समय के साथ ये क्या हो गए? ये दो दिशाओं में चले गए। ये मध्य एशिया से इधर रहते थे, मध्य एशिया से यहाँ तक एक ही क्षेत्र में रहते थे, बाद में दो दिशाओं में चले गए। एक चले गए आपका ईरान, एक कहाँ चले गए? ईरान चले गए, और एक आ गया आपका इंडिया। एक कहाँ आ गए? इंडिया आ गए, और एक कहाँ चले गए? एक ईरान चले गए और एक इंडिया आ गए। ठीक है, दोनों लोग दो दिशाओं में चले गए। 2000 ईसा पूर्व जो है आर्यों का समूह था, ये दो भागों में बट गया। क्या हो गया? ये दो भागों में बट गया। एक पश्चिम यानी ईरान में चला गया और एक इंडिया में चला गया। मैंने आपको बताया इंडिया में जो चला गया, फिर ये लोग बट गए, लेकिन फिर भी इनकी भाषाओं में, इनकी संस्कृति में और इनके धर्म में कोई भी अंतर नहीं हुआ। क्या हुआ? इनकी भाषाओं में, इनकी संस्कृति में, इनके धर्म में कई बहुत सारी समानताएं बनी रही। यानी ये नहीं है कि सब कुछ सेम ही रहा, बल्कि कुछ चीजें चेंज भी हो गई, लेकिन कुछ समानताएं जो है वो बनी रह गई। क्या रह गई? बनी रह गई भारतीय और ईरानियों के बीच। ईरानियों द्वारा भारत को क्या कहा जाता था, वो मैंने आपको बता दिया है। और आपको अगर इसको डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ पे आप लोग इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। मुफ्त में आप लोग, फ्री में आपका PDF अपलोड किया जाता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो पश्चिम के लोग थे फिर किस नाम से जानने लगे, तो पश्चिम के लोग फिर इसको जानने लगे आपका किस नाम से? हिंदू नाम से। फिर पश्चिम के जो सारे लोग थे वो पूरी दुनिया को दो भागों में, एक पश्चिम में और एक पूर्वी देश में बांटा गया। किस देश में बांटा गया? एक पश्चिम में और पूर्वी देश में बांटा गया। यूरोप के संदर्भ में किया गया था। ये जो आपका विभाजन है, काल्पनिक रेखा खींचकर दुनिया को दो भाग में बांटा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, दो भाग में बांटा गया था। और ये लोग फिर इसको हिंदू कहने लगे। बाद में हिंदुस्तान नाम से जो है आपका इंडिया प्रसिद्ध हो गया। किस नाम से? हिंदुस्तान नाम से। और फिर अभी ये भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर पश्चिमी देशों के नाम भी दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन के आधार मानकर जब दुनिया को दो भागों में बांटा जाता है। किस आधार पर? आपका प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 रेखा देशांतर को आधार मानकर दुनिया को क्या किया जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। 0 देशांतर रेखा ग्रीनविच यानी कि इंग्लैंड से होकर गुजरती है, और ग्रीनविच के पश्चिम वाले भाग को पश्चिमी भाग और पूर्वी वाले भाग को क्या कहा जाता है? पूर्वी भाग कहा जाता है। पश्चिमी देश में कौन कौन से आते हैं? पश्चिमी देश में आपका यूके आता है, नीदरलैंड, पुर्तगाल, इटली, डेनमार्क, पोलैंड, ये सब शामिल है। और आपका एशिया के प्रमुख पूर्वी देश जो हैं वो ये सब हैं। एशिया के प्रमुख क्या है? ये सब पूर्वी देश है, इसमें ये सब आपका शामिल है। ध्यान से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका इसमें जो भी शामिल है वो इस साइड है, जिसमें आपका जर्मनी, उसके बाद स्पेन, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, चिली, पेरू, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये सब आपका पश्चिमी देश है। ये कहने लगे, तो आप जो है इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत को क्या करती है? दो भागों में बांटती है। अब किस प्रकार से बांटती है, मैंने आपको कहा था कि आगे मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि किस प्रकार विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है भारत को दो भागों में बांटती है। किस प्रकार दो भागों में बांटती है? देखिए, ये आपका इंडिया है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका इंडिया है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका इंडिया है। ये पूरा का पूरा आपका इंडिया है। ठीक है, अब विंध्य पर्वत श्रृंखला यहाँ पे आप देख रहे हैं। विंध्य पर्वत श्रृंखला यहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ से? यहाँ से, और ये यहाँ तक गई है। विंध्य पर्वत श्रृंखला कहाँ से स्टार्ट हुई है? यहाँ से आपका स्टार्ट हुई है। कौन सा क्षेत्र है आपका? ये गुजरात है आपका। यहाँ से स्टार्ट हुई और मध्य प्रदेश के बीचों बीच होते हुए क्या कर देती है? ये आपका उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को दो भागों में डिवाइड कर देती है। ये क्या कर देती है? दो भागों में डिवाइड कर देती है। ठीक है,
तो ये आपको इसके बारे में डिटेल से भी बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया एक प्राचीन एक अवशिष्ट जो है वृद्ध पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला से नवीनतर तथा सतपुड़ा से पुरानी मानी जाती है। अरावली से ये नई है लेकिन सतपुड़ा से पुरानी है। ये जो श्रृंखला है पश्चिम में गुजरात के पास शुरू होती है, मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में समाप्त होती है। कहाँ पर ये समाप्त होती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में समाप्त होती है। लगभग 1050 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो अगर ये उत्तर प्रदेश में समाप्त होती है तो ये ऐसे जाएगी, कि कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, और ये 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, चलिए, इसकी औसत ऊंचाई जो है 300 से 600 मीटर है, और यह मालवा का पठार बुंदेलखंड के बीच स्थित है। कहाँ से? मालवा का पठार और बुंदेलखंड बघेलखंड के बीच स्थित है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 2 भागों में कैसे बांटती है ये देखिए। विंध्य के उत्तर का क्षेत्र उत्तर भारत कहलाता है, जिसमें गंगा का मैदान आ जाता है, हिमालय आपका शामिल है, पंजाब का मैदान, ये सब शामिल है। जो उत्तर भारत का मैदान ही अधिक उपजाऊ है, समतल है और जनसंख्या वाले भागों में से ये क्या है? एक है। वहीं पर दक्षिण भारत की बात कर ली जाए तो ये दक्षिण का क्षेत्र है। यहाँ पर दक्कन का पठार है, पश्चिम घाट है, पूर्वी घाट है, ये सब है। यहाँ पर पठारी है, खनिज संपदा से भरपूर है और कम जनसंख्या घनत्व वाला ये आपका क्या है? क्षेत्र है। और ये विंध्य पर्वत श्रृंखला के बारे में आपका बताया गया है। ठीक है, और इसको आप देख सकते हैं। आप लोग क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल है बीपीएससी ब्रेन्स का, वहां से जुड़ जाएगा। वहां पे आप इसका जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, अब फिर से हम लोग मेन पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ था हमारा पॉइंट। उसके बाद आपका है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जो है जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है, जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से हुआ है, वे इस प्रकार है। वो किस प्रकार है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हैं, पैलो मेडिटेरेनियन है, काकेसाइड है, निग्रोइड है और मंगोलाइड है। ठीक है, ये सब है। ये सब आपका, ये जो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, और ये सब, आइए इसको भी बता ही देते हैं आप लोगों को। ये सब कहाँ से आए हैं और भारत में आए हैं तो कहाँ से आए हैं। ठीक है, देखिए, आपका जो है प्राचीन काल में विभिन्न क्षेत्रों से बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे क्या हुए? मानव जो है भारत में आए और यहाँ पर बसे, यहाँ के मूल निवासियों के साथ रहे और यहाँ पर भारतीय जनसंख्या का फिर निर्माण हुआ। मानव वैज्ञानिकों ने शारीरिक विशेषताओं के आधार पर इनको 5 समूहों में बांटा है। कितने समूहों में बांटा है? 5 समूह में। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो है, इनका रंग कैसा होता है? डिटेल से हम लोगों ने सब कुछ लिख कर रखा है यहाँ पर। डिटेल से मैंने यहाँ पर सब कुछ शामिल किया है ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे हर एक पॉइंट को, हर एक बात को। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो थे, इनका रंग था आपका गहरा रंग था। कैसा रंग था? गहरा रंग था। इनके बाल जो थे वो घुंघराले थे, नाक जो थी चौड़ी थी, होंठ थोड़े मोटे थे, मध्यम कद के होते थे, लेकिन मजबूत क्या होता था? शरीर इनका मजबूत होता था। ये कहाँ पे थे? तो ये अफ्रीका और दक्षिण एशिया के प्राचीन क्षेत्रों में पाए जाते थे। कहाँ पर? अफ्रीका और दक्षिण एशिया के प्राचीन क्षेत्रों में, जैसे कि मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, छोटा नागपुर के पठारी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो थे ये सबसे पाए जाते थे। और भारत की सबसे प्राचीन जनसंख्या में जो है इनका बहुत बड़ा भाग है। भारत की प्राचीन जनसंख्याओं में से ये क्या है? एक है। ये मध्य भारत, दक्षिण भारत, छोटा नागपुर पठार आदि के पास रहते थे। ठीक है, दूसरा जो आपका है पैलियो मेडिटेरेनियन। इनका रंग थोड़ा सांवला होता है, लहरदार बाल होते हैं, लंबा सिर होता है, पतला चेहरा होता है और पतली इनकी नाक होती है। ये थे आपका भूमध्य सागर यानी कि दक्षिण यूरोप के और पश्चिम एशिया में रहते थे। कहाँ पर? दक्षिण यूरोप और पश्चिम एशिया में ये निवास करते थे, आपका जो पैलियो मेडिटेरेनियन लोग थे। जैसे कि आपका ये रहते थे पश्चिम भारत में, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर पश्चिम में, और भारत के कुछ क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में ये निवास करते थे। ये कृषि, पशुपालन, ग्राम्य जीवन के विकास में इन्होंने क्या किया? योगदान दिया, यानी कि गांव बसाए इन्होंने और फिर गांव में रहने का काम किया इन्होंने। ठीक है, फिर आपका आता है काकेसाइड। काकेसाइड गोड़ा से गेहुआ रंग। किस टाइप से? गोड़ा से गेहुआ रंग।
सीधी और लहरदार इनकी नाक होती है, लंबा कद होता है, उभरी नाक होती है इनकी। ये पश्चिम एशिया, यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाते हैं। कहाँ पर रहते थे? पश्चिम एशिया, यूरोप और मध्य एशिया में। और ये उत्तर भारत, हिमालयी क्षेत्र, पंजाब, कश्मीर, गंगा, यमुना, दोआब आदि क्षेत्रों में ये क्या होते थे? पाए जाते हैं। संस्कृति, भाषा, विज्ञान, वैज्ञानिक एवं कला के विकास में इन्होंने बेहतर योगदान दिया है। किसमें? संस्कृति में, भाषा में, विज्ञान में, वैज्ञानिक एवं कला के विकास में इन्होंने जो है योगदान दिया है। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं निग्रोइड पर। निग्रोइड जो लोग होते थे, इनके रंग जो है काले होते थे, घुंघराले बाल होते हैं, चौड़ी नाक, मोटे होंठ, छोटे से और मध्यम कद के होते थे। ये कहाँ पर होते हैं? ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पर? अफ्रीका में। और ये वर्तमान में इंडिया में कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप में है और दक्षिण भारत के सभी क्षेत्रों में नहीं, कुछ ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये भारत की जनसंख्या को विविधता भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट मंगोलाइड, इनका रंग पीला होता है, सांवला रंग के भी होते हैं, इनकी आंखें तिरछी होती हैं, चौड़ा चेहरा होता है इनका, सीधी काले बाल होते हैं। ये मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, तिब्बत और मंगोलियाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम आदि में ये लोग क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इनका रंग कैसा होता है? पीला या फिर सांवला रंग का होता है, तिरछी आंखें होती है, चौड़ा चेहरा होता है और सीधी और काले बाल होते हैं। बहुरंगी और विविध बनाया इन्होंने भारत की जनसंख्या को। आधुनिक मानव विज्ञान के अनुसार ये वर्गीकरण अब जो है बहुत पुराना हो गया है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको अब सीमित माना जाता है। आज की जो जनसंख्या है वो मिश्रण और आनुवंशिक आदान प्रदान का क्या है? परिणाम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जो भी आपको बताया है, जो भी प्रजातियां थी वो कहाँ कहाँ से थी। जैसे यहाँ पर बताया गया है इंडिया में, देखिए इंडिया के इस क्षेत्र में आपका पूर्वी चीन, मंगोलिया, एशियाई, दक्षिण पूर्व म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस आदि में कौन सी जनजातियां रहती थी? मैंने आपको बताया है। आपको ये क्या करना है? कमेंट में बताना है, ठीक है। और इस साइड अफ्रीका के क्षेत्र में नियोइड समूह के लोग रहते थे। पश्चिम एशिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप सबने देख लिया है कहाँ पर कौन निवास करते थे, और यहाँ पर इसका संक्षिप्त विवरण जो है दिया गया है। चलिए अब अपना मुख्य टॉपिक फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं यहाँ तक, कि यहाँ पर जो थे ये लोग कहाँ से आए थे। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन नस्लों से हुआ है वो इस प्रकार था, और ये कहाँ कहाँ निवास करते थे और कहाँ से आए हैं ये भी आपने देख लिया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि भारतीय इतिहास को अगर हम एक साथ ही पढ़ लेते तो बहुत लंबा हो जाता है। तो अध्ययन करने के लिए, पढ़ने की सुविधा के लिए इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आपका आधुनिक भारत। क्या है? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और इसको सबसे पहले 3 भागों में किसने बांटा? क्रिस्टोफर सैलियरस ने। किसने? क्रिस्टोफ सैलियरस ने 1638 से 1707 एडी को इन्होंने बांटा। सबसे पहले ये जर्मन इतिहासकार है, ये आपको याद रखना है। क्या है ये? जर्मन इतिहासकार है। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से? यहाँ से। ये आपका मुख्य टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के बहुत सारे स्रोत हैं। सबसे पहले तो इतिहास किसे कहते हैं? जिसमें हम अतीत के पक्षों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जिसमें क्या करते हैं? अतीत के सभी पक्षों का, यानी कि राजनीतिक पक्षों का, सांस्कृतिक, धार्मिक जितने भी पक्ष हैं उनका अध्ययन करते हैं, उसको इतिहास कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत प्राचीन भारत के जानने के, जैसे कि आपका धर्म ग्रंथ हो गया, हम ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशी विवरणों से, पुरातात्विक साक्ष्य से, अभिलेखों से, सिक्कों से, इन सभी से क्या कर सकते हैं? इतिहास को जान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ वही स्रोत के रूप में क्या है? विद्यमान है। ठीक है, देखिए धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जो महत्वपूर्ण आपकी जानकारी है वो जानते हैं। धर्म ग्रंथ का अर्थ है आपका वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो कौन सा है? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है आपका वेद, जिसके संकलन करता कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। वेद हमें क्या करता है? वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। किसका उपदेश देता है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि
पूरी पृथ्वी एक ही परिवार है। क्या है? पूरी पृथ्वी एक ही परिवार है। पूरा जो संसार है वो एक ही परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम के तहत ये उपदेश दिया जाता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। क्या मानती है? वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद कितने हैं? वेद आपके 4 हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। कौन कौन से वेद हैं आपके? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, ये आपके चारों वेद हैं। और इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इसमें आपका सब प्राचीन टाइम में, प्रारंभ में मूलभूत आपके 3 ही वेद थे। कितने वेद थे? 3 ही वेद थे। जब 3 वेद थे तब इसको क्या कहा जाता था? तब इसको कहा जाता था वेद त्रयी। क्या कहा जाता था? वेद त्रयी कहा जाता था। क्या? वेद त्रयी कहा जाता था। और जब अथर्ववेद की रचना हुई और अथर्ववेद भी इसमें शामिल हो गया, तब से इसको संहिता कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? संहिता कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी आपको कैसा लग रहा है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। जहाँ पे जो भी पॉइंट नहीं समझे हैं वो भी आप बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में उसको समझाया जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद। अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में देखें तो ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। किसके ज्ञान को? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को। ऋचाओं मतलब क्या होता है? मंत्र होते हैं। ऋचा मतलब क्या होता है? मंत्र। मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। क्या है? 10 मंडल है, यानी कि 10 अध्याय हैं। 10 क्या है आपका? 10 अध्याय है। 10 क्या है? अध्याय है। 1028 सूक्त हैं। 1028 क्या है? सूक्त हैं, जिसमें जो है वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं इसमें 10,462 जो हैं वो ऋचाएं हैं। 10,462 क्या हैं? ऋचाएं हैं। 10 मंडल है, यानी कि 10 अध्याय हैं और 1028 सूक्त है। सूक्त का अर्थ क्या होता है? देखिए, सूक्त का अर्थ हुआ, जैसे कि टॉपिक है हमारा, कोई भी टॉपिक ले रहे हैं, जैसे 1857 की क्रांति। मैं आपको सिर्फ उदाहरण के रूप में बता रही हूँ 1857 की क्रांति। ये क्या है? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति ये हमारा क्या है? 1857 की क्रांति ये जो है सुप्त है। 1857 की क्रांति क्या है? सुप्त है। और इसमें जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा? ऋचाएं हो जाएंगी। मंत्रों के संग्रह को, ऋचाओं के समूह को, ऋचाओं के संग्रह को हम सूक्त कहते हैं। जिसको गा सकते हैं लयबद्ध तरीके से उसको क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। जिसको क्या कर सकते हैं हम? लयबद्ध तरीके से गा सकते हैं, गायन कर सकते हैं, उसको सूक्त कहते हैं। जबकि मंत्रों का गायन हम नहीं कर सकते हैं। मंत्रों को सिर्फ पढ़ सकते हैं। मंत्र आपका 1 लाइन का होता है, लेकिन जो आपका सूक्त होता है वो कई वाक्यों का होता है, कई ऋचाओं को मिलाकर बनाया जाता है, उसका गायन किया जाता है। तो अभी सूक्त और ऋचा में क्या अंतर है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी कमेंट में जरूर बताइए। इस वेद से और इस वेद के ऋचाओं को जो पढ़ते हैं, यानी कि इस ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं उसको जो पढ़ते हैं उसको होत्री कहते हैं। पढ़ने वाले जो ऋषि हैं उसको क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किसके बारे में? आर्य की राजनीतिक प्रणाली के बारे में, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता को एक मंत्र समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री को एक मंत्र समर्पित है, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः जो आपका मंत्र है, गायत्री मंत्र, ये समर्पित है। 3रे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है 3रे मंडल में, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, और इसके 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं, यानी कि हाथों से लिखी हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं, उनको क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना, यानी कि
वर्ण विभाजन के बाद वर्णों के बारे में जो जानकारी मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसकी जानकारी किसमें है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें आपका 4 वर्ण का बात किया गया है। किसमें? 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में। इनका जन्म कैसे हुआ है? जो आदि पुरुष ब्रह्मा जी है, आदि पुरुष कौन? ब्रह्मा जी। इनके मुख से जो है ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। ये आपका ऐसा 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में लिखा गया है। धर्मशास्त्र जो है 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों के स्पष्ट विभेद करता है। विशेषाधिकारों में क्या करता है? स्पष्ट विभेद करता है कि किनका क्या काम है, क्या दायित्व किनको दिया गया है, किनका क्या कर्तव्य है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में जो है गाय को क्या नाम से जाना जाता है? अधन्य शब्द के नाम से गाय को जाना जाता है। अधन्य शब्द का संबंध किससे है? गाय से है। अब देखिए ईसा पूर्व एवं ईसवी में क्या अंतर है। ईसा पूर्व का अर्थ क्या है और ईसवी में क्या अंतर है? ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है? एक सेकेंड। ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है समझिए। मान लीजिए ये आपका 0 ईस्वी है, ये क्या है? 0 ईस्वी है और इस साइड इधर है, ये आपका इधर है 1 2 3 4 और इस साइड आपका ये इस साइड है आपका। यहाँ पे आपका ये कहलाता है BC। ये क्या कहलाता है? ये BC और ये कहलाता है आपका AD। ये क्या कहलाता है? AD या फिर ये आपका CE भी कहलाता है। AD और CE भी कहलाता है। ये आपका ईसा के जन्म के पूर्व का है। क्या है? ईसा के जन्म के पूर्व और ये ईसा के जन्म के बाद, यानी कि जीसस क्रिस्ट के जन्म के पहले जो था ईसवी, जीसस क्रिस्ट ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले आपका BC चलता था और ईसा मसीह के जन्म के बाद आपका ईसवी चलने लगा। क्या चलने लगा? ईसवी। तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो था 0 ईस्वी से 1 ईस्वी से पूर्व जो था आपका BC चलता था और 0 के बाद जब ईसा का जन्म हुआ उसके बाद आपका एक AD से चलने लगा। ठीक है। वर्तमान में एक सेकेंड रुकिए। वर्तमान में जो है प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ईसाई कैलेंडर है, जूलियन कैलेंडर है। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म के बाद से आधारित हो गया है। ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट होता था और इससे के पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। क्यों? इसकी जो जब ईसा के जन्म हुआ उसके पहले जो आपका डेट है, जो आपका तारीख है, वो उल्टी गिनती में वर्षों को गिना जाने लगा और यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईसा पूर्व ही महात्मा बुद्ध का जन्म और मृत्यु हुआ था। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसके बाद से तिथि आरंभ हुआ और ईस्वी जो है वो सन कहलाता है और इसके लिए संक्षेप में आपका AD या फिर CE लिखा जाता है। ठीक है। लैटिन भाषा के शब्द AD में लिखा जाता है। किस भाषा का शब्द है ये? लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ होता है एनो डोमिनी, यानी कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से एनो डोमिनी होता है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। कब तैयार किया था? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने 1904 में तैयार किया था। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। 1/3 भाग में भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। पहले क्या हुआ था? राजनीतिक एकता का कभी अनुभव ही नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। किससे है? तानाशाही से ही है। वामन अवतार का भी मिलता है उल्लेख। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार के बारे में जो आपका मिलता है कि 3 पग में जो आपके वामन अवतार में भगवान थे, उन्होंने पूरे सृष्टि को नाप लिया। सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ से आपका कहा था पाताल लोक को नाप लिया, फिर यहाँ पृथ्वी से आपका ब्रह्मांड लोक तक, दूसरा
अनंत तक नाप के फिर तीसरा पैर जो है उन्होंने राजा बलि के सर पर रखा था। और जो है वामन अवतार के बारे में ऋग्वेद में जानकारी मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना भी की गई है। कितने ऋचाओं की? इंद्र के लिए 250 मंत्र और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान आपका आता है। ऋग्वेद के बाद अगर प्राचीन इतिहास की जानने के लिए जो साधन है वो कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के बाद। ये आपको समझ में आना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि आप ऋग्वेद अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम यजुर्वेद को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो देखिए यजुर्वेद जो है स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद में आपका यज्ञ आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? यज्ञ आदि का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम दिए गए हैं, विधि विधान आदि संकलन मिलता है। भगवान को भी प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया जाता था। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है यजुर्वेद में आपका। और ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में शामिल है। किसमें शामिल है? गद्य और पद्य दोनों में है। कमेंट में आप लोगों को गद्य और पद्य में क्या अंतर है बताना है। जब आप लोग बता देंगे और नहीं होगा तो फिर हम आपको लास्ट में बताएंगे, लेकिन कमेंट में आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सामवेद के बारे में। साम का अर्थ होता है गान। क्या होता है साम का अर्थ? गान। शाब्दिक अर्थ होता है गान, यानी कि गाना, यानी कि गीत गाना। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचा जो मंत्र है उसका संकलन है। जो इसका पाठ करते हैं उसको उद्रात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्रात्री। इसका संकलन भी ऋग्वेद पर ही आधारित है और इसमें टोटल 1810 सूक्त हैं। कितने हैं? 1810 सूक्त हैं, जो प्रायः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसमें संगीत से संबंधित सभी चीजों का वर्णन किया गया है। आप जब इसको डिटेल में देखिएगा तो पता चलेगा। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का हमें क्या मिलता है? वर्णन नहीं मिलता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अथर्ववेद आपका लास्ट में बना और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें आपका अंधविश्वास, जादू टोना, काला जादू, ये सब इसमें शामिल हो चुका है, क्योंकि लास्ट में इसकी रचना हुई है तो इसलिए इसमें शामिल कर दिया गया ये सब। अथर्वा ऋषि द्वारा इसको रचा गया है। इसमें टोटल 731 मंत्र हैं तथा 6000 पद हैं। कितने पद हैं? 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी क्या है? प्राचीन है। किससे? ऋग्वैदिक मंत्रों से प्राचीन है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है, यानी कि औषधियों का उल्लेख। आपका तबीयत खराब हो जाता है किसी का तो किस औषधि से किस ऐसे उपचार हो सकता है, तो अथर्ववेद में ही मिलता है। बीच में आप लोगों का ये सारा पॉइंट है। चलिए इसको स्किप करते हुए अपना देखते हैं। ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है था। ठीक है, जब जब जो पॉइंट मैंने आपको बताया है उसी टाइप से लिया है, ताकि कोई कंफ्यूजन भी ना रहे और कोई प्रॉब्लम भी ना रहे। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व क्या है? इसमें जो है आपका सामान्य मनुष्य के विचार, अंधविश्वास का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। भूत, प्रेत, पिशाचनी, डाकिनी, इन सब के बारे में इसी में आपका जानकारी मिलता है। किसमें? इसी में, कि हाँ भूत होता है, प्रेत होता है, ये होता है, वो होता है, काला जादू किया जाता है, फला चिला दिस दैट, ये सब जो है इसी में आपका शामिल है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त किसका? अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त। ये आपको याद रखना है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, सभी पक्ष, सभी क्या रखा गया? पक्ष। गृह निर्माण कैसे करना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। कृषि की उन्नति के बारे में, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी की खोज के बारे में, रोग निवारण के बारे में, समन्वय, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव,
वनस्पति, औषधि, शाप, वाष्पीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि। यानी कि पाप लगता है, श्राप भी होता है, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा पाप किए हैं तो, मातृभूमि महात्म्य के बारे में, इस सभी के बारे में यहीं पर वर्णन दिया गया है। वशीकरण का बात भी अभी तो मतलब बहुत फेमस है, लोग कहते हैं कि उसको वश में कर लिया है, वशीकरण कर लिया है, ऐसा जादू टोने से क्या कर दिया है, किसी को वश में कर लेता है। तो ये सब का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो जादू टोना, आपका जो है वशीकरण, प्रायश्चित, श्राप, औषधि, वनस्पति, इन सभी का जानकारी कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है, आपको याद रखना है। सबसे बाद का वेद है, इसलिए इसमें लोगों के विचार और अंधविश्वासों का क्या मिलता है? हमें विवरण मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। किसका राजा कहा गया है? कुरुओं का राजा कहा गया है। तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु देश की समृद्धि का क्या मिलता है? अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में अगर हम लोग कुछ और भी देखें तो ऋग्वेद में जो है आपका महिलाओं का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। स्थिति भी महिलाओं की अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। क्या हो गई? दयनीय हो गई। उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। वेदों की फिर कई शाखाएं हैं जो कि वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े अनेक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है? अलग अलग दृष्टिकोणों का, विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें से शाकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है, जो वर्तमान में क्या है? आपकी शाकल शाखा अभी भी जीवित है, यानी कि अभी भी लोग उसको पढ़ते हैं, अभी भी वो आपका चल रहा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। किस यजुर्वेद में? शुक्ल और कृष्ण में। माध्यम दिन और कानव शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजस्नेयी संहिता की शाखा है। माध्यम दिन और कानव क्या है? शुक्ल यजुर्वेद और वाजस्नेयी संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी जो शाखा है वह है काठक, कानिष्ठल, मैत्रेयनी और तैतरीय। कौथुम, रामायणीय और जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं आपका है शौनक और पेपलाद। अथर्ववेद की कौन कौन सी शाखाएं हैं? शौनक और पेपलाद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद जो है वो आपका अथर्ववेद है। मैंने आपको बताया है, सबसे बाद में इसकी रचना हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। यहाँ पर आप ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ से, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण ग्रंथ से आशय है। संहिता के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। किसका? ब्राह्मण ग्रंथों का, आरण्यकों का और उसके बाद उपनिषद का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। किससे? ब्राह्मण ग्रंथ से और उपनिषदों से हमें उत्तर वैदिक कालीन समाज और उसकी जो संस्कृति है उसके बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ किसके लिए? वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए। ठीक है। ऋग्वेद में तो सिर्फ ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, सूक्त हैं। व्याख्या उसका ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। अगर आपको ऋग्वेद के हर एक अलग अलग आपका पढ़ना है, मंत्रों का, ऋचाओं का, सूक्तों का अर्थ, तो आपको ऐतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ना होगा। यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद के लिए पंचविश, अथर्ववेद के लिए आपको गोपथ पढ़ना होगा। आप लोगों को इन चारों वेदों के उपवेद का नाम कमेंट में बताना है। ठीक है। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जो कि इस प्रकार दिया गया है। नेक्स्ट, इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद जो है बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या मिलता है? परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पहले की घटनाओं का ज्ञान हमें मिलता है। ठीक है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम, कुछ प्राचीन राजाओं के नाम भी इसमें हमें मिलते हैं। ऐतरेय में राज्याभिषेक के बारे में कुछ प्राचीन राजा और उनके नाम भी इसमें मिलते हैं। शतपथ में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का भी उल्लेख इसमें हमें मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। किसका? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के पश्चात शतपथ ब्राह्मण का स्थान हमें मिलता है।
आरण्यक में यज्ञ से जुड़े आरण्यक में क्या मिलता है? यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मिलती है। क्या मिलती है? दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। आरण्यक मतलब क्या होता है? वनों में जो यज्ञ होता है वो। उपनिषद मतलब क्या होता है? उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किए जाते हैं वो आपका उपनिषद होता है। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या 108 है, वो आपका दूसरा। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। इसमें से 13 जो उपनिषद हैं उसको मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। 13 उपनिषद को क्या किया गया है? मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या जो है की गई है किसमें? आपकी 108 उपनिषद में। ठीक है। नेक्स्ट आपका स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति हमें मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। किससे? मैत्रेयनी संहिता से। आपको ये याद रखना है, मैत्रेयनी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक क्या मिलती है? गिरी हुई स्थिति की जानकारी मिलती है। इसमें स्त्री को जुआ और शराब की भांति ही पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। क्या बताया गया है? जुआ और शराब की भांति ही तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। लेकिन यहीं पर जब हम शतपथ ब्राह्मण की बात करते हैं तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरुष की अर्धांगिनी, यानी कि पुरुष का आधा अंग कहा गया है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में आपने देखा होगा भगवान शिव और पार्वती जी का भी, जब उनका जो है आधा शरीर शंकर जी का होता है और आधा शरीर पार्वती जी का, तो अर्धांगिनी कहा गया है किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। ऐसा नहीं है कि अर्धांग मतलब कहने के लिए कहा गया नहीं, बल्कि है ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट है जबालोपनिषद में आपका चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। किन आश्रमों का? चार जो आश्रम है आपके, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन सभी के बारे में जबालोपनिषद में क्या मिलता है? हमें जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है आपका मनुस्मृति। क्या है? सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देता है। किसके विषय में? गुप्त युग के विषय में। देखिए यहाँ पर अब हम लोग सबसे पहले तो 4 आश्रमों के बारे में जानते हैं। डिटेल से 4 आश्रमों के बारे में जानते हैं। 4 आश्रम जो है आपके, उसके बारे में, 4 आश्रम व्यवस्था के बारे में बात किया गया है। हिंदू धर्म में बताया गया है आपका। हिंदू धर्म जो है मानव जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए, क्रमबद्ध और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए, यानी कि वो अपने राह से ना भटके, इसके लिए उसको 4 आश्रमों में विभाजित किया गया। कितने आश्रमों में? 4 आश्रमों में विभाजित किया गया। पहला है आपका ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है आपका संन्यास। ये जो व्यवस्था है मनुष्य को भौतिक यानी कि अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष दोनों लक्ष्यों की संतुलित प्राप्ति का मार्ग भी बताती है, और इसके साथ वर्ण व्यवस्था के साथ मिलकर इसको वर्णाश्रम व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहता है? वर्णाश्रम व्यवस्था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए पुरुषार्थ कितने हैं? 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कितने पुरुषार्थ हैं? 4 पुरुषार्थ हैं। और इनसे संबंधित आश्रम जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास है। कितने हैं? काम से आपका गृहस्थ और मोक्ष से वानप्रस्थ और संन्यास जो है आपका सम्मिलित है। शिक्षा और संस्कार हमें ब्रह्मचर्य आश्रम में मिलता है, अर्जन और संरक्षण गृहस्थ में, और फिर संतुलित जो भोग गृहस्थ आश्रम में, त्याग और आत्मज्ञान कहाँ पर प्राप्त होता है? हमें आपका वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में मिलता है। यहाँ पर मानव जीवन और आदर्श आयु दिया गया है, यानी कि मनुष्य को 100 वर्षों तक जीना चाहिए। जीवेम शरदः शतम। क्या लिखा गया है? जीवेम शरदः शतम, यानी कि 100 वर्षों तक जीना चाहिए, जीने का इसमें बताया गया है। वैदिक साहित्य में मनुष्य जो है शतायु तक जीवित रहने की कामना की गई है। 36-24 जो है आपका है। शरद ऋतुओं तक जीने की प्रार्थना मिलती है। 100 शरद ऋतुओं तक। कितने तक? 100 शरद ऋतुओं तक। अतः आदर्श रूप में मानव जीवन 100 वर्ष का माना गया है। कितने वर्षों का? 100 वर्षों का।
0 से यानी कि अब जब पैदा होगा तब से 25 वर्ष तक उसको ब्रह्मचर्य, 5 वर्ष से 25 वर्ष तक ऐसा रखिए। 25 से 50 तक गृहस्थ में रहेगा, जिसमें वो परिवार को संभालेगा। अर्थ यानी कि धन संपत्ति संपदाएं अर्जित करेगा। काम क्रोध जो भी है वो है आपका। उसके बाद वानप्रस्थ में वैराग्य की तैयारी करेगा, तप करेगा, इन सब की बातें करेगा। और जब है 75 वर्ष का हो जाएगा तो पूर्ण त्याग कर देगा घरबार का और फिर मोक्ष की ओर बढ़ जाएगा। और यही सबसे अच्छा काम है। ठीक है, 25-25 वर्ष का विभाजन जो है समझने की सुविधा के लिए है। धर्मशास्त्रों में कठोर एवं सार्वभौमिक कोई नियम आपका दिया नहीं गया है। और यहाँ पर डिटेल से आपका सभी वर्णों के बारे में बताए गए हैं, सभी आश्रमों के बारे में। देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में सबसे पहले इसमें क्या होता है, उपनयन संस्कार किया जाता है और बालक को गुरु के आश्रम में फिर प्रवेश मिलता है और उनको जो है इन सब का ज्ञान मिलता है। ठीक है, और फिर गृहस्थ आश्रम में विवाह संस्कार के बाद इनको गृहस्थ आश्रम में रहना पड़ता है, यानी कि जीवन यापन करते हुए आपको जो है अतिथि संस्कार भी करना है, माता पिता गुरु बंधुओं की सेवा भी करना है, जो आप पर आश्रित है उनकी भी सेवा करना है। ठीक है, पंच महायज्ञ हैं। क्या है? पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितु यज्ञ है, भूत यज्ञ है और फिर मनुष्य यानी कि अतिथि यज्ञ है। ठीक है, मनुष्यों, अतिथियों और जरूरतमंदों की सेवा हमेशा करनी चाहिए। वेद अध्ययन और ज्ञान के प्रति हमेशा अपना कर्तव्य रखना चाहिए। देवताओं की उपासना करनी चाहिए। पितरों को तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। पशु पक्षी अन्य प्राणियों के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसको पालन करना चाहिए। समग्र दृष्टि से आश्रमों की यात्रा जो है इस प्रकार है। और ये आपका चौथा आश्रम है वानप्रस्थ, और ये संन्यास आश्रम है आपका। और फिर ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं समग्र दृष्टि से 4 आश्रमों की जो यात्रा है वो इस प्रकार दी गई। इसकी क्या महत्व है, क्या आलोचना भी किया गया, क्या सीमाएं हैं और क्या अंत में आपका इसका दिया भी गया है। एक धर्म सनातन है, जीवन का कर्म के विकास ही मानव का क्या है, परम लक्ष्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आइए, अब मेन टॉपिक जो है उसको भी कंप्लीट करते हैं। आइए नेक्स्ट है यहाँ पर आपका वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक ना नष्ट होने वाले बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया, सूत्र साहित्य का रचना किया गया। स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधान, कर्मकांड, राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें भी जो है वो ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप में जो है यहाँ पर उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। सूत्रों में क्या माना गया है आपका, गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण की बात करें, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा और जो क्रमबद्ध विवरण है वो हमें पुराण में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? पुराण में क्रमबद्ध। और इसके रचयिता कौन है? महर्षि लोमहर्ष। ठीक है, इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। और पुराणों की संख्या कितनी है, मेन जो पॉइंट है उसको याद रखिए, उतना ज्यादा नहीं। इसके रचयिता लोमहर्ष है और इसके पुत्र उग्रश्रवा है। 18 संख्या है, 5 जो है, केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में राजाओं की वंशावली हमें मिलती है। किसमें? मत्स्य पुराण में, वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, ब्राह्मण पुराण में और भागवत पुराण में राजाओं की वंशावली मिलती है। भागवत पुराण का जो दूसरा खंड है आपका, उसका सबसे लास्ट का जो चैप्टर है उसमें आपका मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और उसके बाद हर्यक वंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद आपका बहुत सारे वंश हैं जिनकी आंध्र सातवाहन की जानकारी हमें मिलती है। तो यहाँ पर आपको किस जगह से किसकी जानकारी मिलेगी बताया गया है। देखिए, अगर आपको ऐसे नहीं याद रखता है तो याद रखेगा, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु भगवान जो है मोर पंख धारण किए रहते हैं, तो आपको ट्रिक जो है बहुत अच्छा है, उससे भी याद रख सकते हैं। मौर्य वंश, मत्स्य पुराण यानी कि आंध्र सातवाहन जो है, और वायु पुराण गुप्त वंश का जानकारी जो है मिलता है। गुप्त वंश की वंशावली किसमें मिलती है हमें? वायु पुराण में। तो 5 ही ऐसे पुराण हैं, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत, जिसमें क्या मिलती है? राजाओं की वंशावली मिलती है। ठीक है, सबसे पुराना जो है मत्स्य पुराण आपका है, ये याद रखिएगा। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। अधिकतर पुराण किसमें लिखे गए? सरल संस्कृत श्लोक में। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, जिन्हें क्या थी? नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे।
पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या कर सकते थे, किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। किसका? अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी हमें मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं बौद्ध, जैन एवं जो अन्य साहित्य हैं उनके बारे में। जातक में बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी मिलती है। जातक में क्या मिलती है? बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी। महात्मा बुद्ध के बारे में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो भी छोटी छोटी जानकारी है उसको देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ दो भागों में जो है बौद्ध आपका बढ़ जाता है। एक हीनयान में, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। दो भागों में हीनयान महायान में बढ़ जाता है। इसका प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु है। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में इसमें क्या वर्णन है? वर्णन किया गया है। त्रिपिटक भी है महात्मा बुद्ध से संबंधित, जिसमें शिक्षाओं का, आदर्शों का, नियमों का संग्रह जिसमें शामिल है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से हमें मिलता है। किससे? कल्प सूत्र से। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्य तथा समकालिकों के साथ जो है उनके संबंधों का विवरण भी हमें मिलता है। किसका? भगवती सूत्र में महावीर के जो कृत्य हैं और समकालिकों के साथ जो संबंध है उसका। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र। चाणक्य के बारे में जानते होंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, जिसका नाम विष्णुगुप्त भी है। क्या नाम है? विष्णुगुप्त भी है। 15 अधिकरणों में है। इसमें 180 प्रकरण में विभाजित है, यानी कि 100 जो है आपका 80 इसमें चैप्टर हैं। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। किसकी? मौर्यकालीन। और इसके अनुवादक हैं श्याम शास्त्री। कौन अनुवादक हैं? श्याम शास्त्री। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो कलहन के द्वारा किया गया। कलहन द्वारा उचित पुस्तक राज तरंगिणी, राजाओं की नदी। राज तरंगिणी का अर्थ क्या है? राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग जिन्हें की तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का क्या किया गया है? वर्णन किया है। क्या किया गया? प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया। कश्मीर का इतिहास राज तरंगिणी से मिलता है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत हमें चिचनामा, जिसके लेखक अली अहमद है, वहां से मिलता है, सुरक्षित है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, जिसकी रचना अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी है जिसकी रचना पाणिनि ने किया है। किसने किया है? पाणिनि ने किया है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य योगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी हमें मिलती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग भी हुआ है। क्या हुआ है? लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए, कात्यायन की जो गार्गी संहिता है ये एक प्रकार की ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की गार्गी संहिता क्या है? ये एक प्रकार की ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख भी मिलता है। क्या मिलता है? फिर भी इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? पुरोहित थे, और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का भी हमें पता चलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए विदेशी यात्रियों से मिलने वाले जो प्रमुख जानकारी है उसके बारे में, जिसमें सबसे पहला आपका टेसियस है। प्रमुख यूनानी रोमन लेखक में कौन है? टेसियस है। ये ईरान का राजवैद था। ये क्या था? ईरान का राजवैद। भारत के संबंध में इसका जो विवरण है आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। क्या है? अविश्वसनीय है। जितना जानकारी है उतना जानिए, बाद में हम लोग इसका डिटेल से जानकारी निकालेंगे। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, और इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस, किसके? भारत और, एक सेकेंड रुक जाइए, भारत और फारस यानी कि ईरान के संबंध का वर्णन किया है, और इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। किस पर आधारित है? अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकश, आनेक्रस्टस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं क्या में होते हैं? विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब हम लोग मेगास्थनीज, ये जो है सेल्यूकस निकेटर का क्या था? मेगास्थनीज राजदूत था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और अपनी पुस्तक जो है इसकी इंडिका, इसमें मौर्य साम्राज्य की संस्कृति, उस टाइम के समाज के बारे में जो है जानकारी लिखे हैं। ये जो है अंतियोकस
का राजदूत था डायमेकस, और यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था और इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट है डायनोसियस, मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था ये, और यह अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी है। किसने? टॉलमी ने। और प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। किस नामक? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है, और इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। लगभग ये 80 ईस्वी में महासागर की यात्रा पर आया था, और उसने उस समय भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में इसमें जानकारी दी है। नेक्स्ट है आपका चीनी लेखकों के बारे में, जिसमें फाहियान है। ये जो है गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, और अपने विवरण में क्या करता है? मध्य प्रदेश के समाज और मध्य प्रदेश की संस्कृति का वर्णन करता है। कौन? फाहियान। मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताता है, और 14 वर्षों तक ये क्या करता है? भारत में इसके राज दरबार में रहता है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट संयुगन है 518 में भारत आया था, और 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। उसके बाद हर्षवर्धन जो है आपका, इसको यात्रियों का राजकुमार भी ह्वेनसांग, वह हर्षवर्धन के काल में आया था। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान करते हैं, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद जो है भारतीय राज्य कपिसा पहुंच जाता है। भारत में ये 15 वर्षों तक रहकर 645 ईस्वी में चीन लौटता है, और बिहार में नालंदा जिला से जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहां पर अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत जो है सियूकी नाम से प्रसिद्ध है, और इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है सीयूके में। कितने देशों का? 138 देशों का। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया, और इसके अनुसार सिंध का राजा जो था वो कौन था? सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। इसका भी जो है वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आपका है एत्सिंग जो है 7वीं सदी में अंत में भारत आया था, और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का क्या क्या था? वर्णन किया था। नेक्स्ट देखिए, ह्वेनसांग के टाइम में विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। याद रखना है। नेक्स्ट है अल-बरूनी गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। अल-बरूनी ख्वारिज्म या ख्वीब आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। कहाँ का? आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था अल-बरूनी। ठीक है, ये आपको पता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अरबी में इसने अपनी एक कृति लिखी, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथा आदि पर जो है ये आपका सुंदर प्रकाश डालती है। सुंदर वर्णन किया गया है भारतीय मूर्ति कला के बारे में, मापतंत्र विज्ञान के बारे में, सभी के बारे में इसमें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है इब्न बतूता के बारे में। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया जो है इसका यात्रा वृत्तांत, जिसका नाम है रहिला। इसने क्या लिखा है? रहिला नाम का अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है अरबी भाषा में। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में क्या करता है? बहुत ही प्रचुर तथा अत्यधिक रोचक जानकारियां देता है। क्या करता है? प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। 1333 में जब ये दिल्ली पहुंचता है तो इसकी विद्वता से प्रभावित होकर जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक है वो इसको दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अन्य लेखकों के बारे में। अन्य लेखक में जैसे कि तारानाथ, ये एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी, और भारतीय इतिहास के बारे में इससे जानकारी हमें मिलती है। मार्को पोलो 13वीं सदी में आया था, और ये पांड्य देश की यात्रा पर आया था, जिसका विवरण जो है इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए सिर्फ उपयोगी है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह या फिर फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। 1400 ईसा पूर्व के बोगास कोई
एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नास्त्य, यानी कि नास्त्य मतलब अश्विनी कुमार के नाम हमें मिलते हैं। बोगास कोई अभिलेख, बोगास कोई एशिया माइनर मतलब एशिया माइनर एक जगह है। एशिया माइनर क्या है आपका? एक जगह है एशिया माइनर। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट करके बताती हूँ। ये देखिए, ये एशिया माइनर जगह है। कहाँ का जगह है? ईरान का जगह है। कहाँ का जगह है भैया? ईरान का जगह है। ईरान में जो है, एक सेकंड, ये जो है एशिया माइनर है। क्या है ये? एशिया माइनर है। एशिया माइनर के बोगाज़कोई, एशिया माइनर के अनातोलिये के बोगाज़कोई में आपका बोगाज़कोई अभिलेख मिलता है। क्या मिलता है? बोगाज़कोई अभिलेख मिलता है। यहाँ पर हट्टूशा साम्राज्य की स्थापना थी। किसके? हट्टूशा नाम की साम्राज्य थी और मितनी साम्राज्य था। हट्टूशा साम्राज्य था। क्या था? हट्टूशा साम्राज्य था। याद रखिएगा। ये देखिए, ये है आपका इंडिया, ये है ईरान और ये एशिया माइनर है। ये क्या है? एशिया माइनर है। यहाँ से आपका बोगाज़कोई अभिलेख मिला है। सॉरी, आज के जो है तुर्की का एशियाई भाग है एशिया माइनर। किसका है? तुर्की का। बोगाज़कोई प्राचीन हट्टूशा यानी कि हित्ती साम्राज्य की राजधानी थी। बोगाज़कोई क्या थी? हित्ती साम्राज्य की राजधानी थी। और यहाँ पर देखिए, एशिया माइनर जो है पश्चिमी एशिया का एक ऐतिहासिक क्या था? भौगोलिक क्षेत्र था और यह वर्तमान तुर्की का हिस्सा है। अनातोलिया कहा जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, और यहाँ पे इसके बारे में डिटेल से लिखा गया है बोगाज़कोई के बारे में। अभिलेख और मितनी संधि जब हुई थी, मतलब कि लगभग 14वीं शताब्दी में हित्ती साम्राज्य और मितनी साम्राज्य के बीच क्या हुआ? आपका एक संधि हुआ। राजा तुसरत के बीच और राजा सुपली लिवामा के बीच जो है एक संधि हुआ था। यह संधि हट्टूशा से प्राप्त हुई मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखी हुई मिली, जो क्ले के टैबलेट्स थे वहां पर मिली। इस संधि के अंत में दोनों पक्षों ने कुछ देवताओं को साक्षी माना, संरक्षक अपना प्रोटेक्टर माना और उसको पुकारा था साक्षी के रूप में, जिसमें आपका मित्र, वरुण, इंद्र और अश्विनी कुमारों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिटेल से यहाँ पर बताया गया है। चलिए अब हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं। तो बोगाज़कोई अभिलेख कहाँ पर है? समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। कहाँ पर था बोगाज़कोई अभिलेख? आपका अतोलिया में था। कहाँ पर? अतोलिया में। ठीक है, कहाँ पर? एशिया माइनर के अतोलिया में बोगाज़कोई नाम का जो क्षेत्र है वहां पर। बोगाज़कोई क्या था? हट्टूशा साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी? हट्टूशा की राजधानी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र ये आप सबने पढ़ लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर बोगाज़कोई से वैदिक देवता का वर्णन मिलता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो है वो भी यवन राजदूत हेलियोडोरस के वैश्यनगर यानी कि विदिशा गरुड़ स्तंभ से हमें प्राप्त होता है। और भारतवर्ष का जिक्र जो है सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगोड़ा अभिलेख है। दुर्भिक्ष का अर्थ है आपका यहाँ पर अकाल। सर्वप्रथम अकाल का जानकारी कहाँ से मिलता है? सर्वप्रथम अकाल की जानकारी, यानी कि बहुत एक ही क्षेत्र में जब बहुत दिनों तक वर्षा ना हो, फसल ना होगा तो अकाल ही पड़ेगा ना जी। तो अकाल जो है, अकाल का जानकारी सबसे पहले कहाँ मिलता है? सौगोड़ा अभिलेख में। और यहीं पर जो है आपका संकट काल में जो है खाद्य सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है कि आप पहले से ही क्या करिए, खाद्य को पहले से ही सुरक्षित करके रखिए ताकि संकट काल में वो उपयोग हो सके, इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। सती प्रथा जो कि एक बहुत ही बुरी प्रथा थी, शासक भानुगुप्त से जो है इसका पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट किसने इसको बैन करवाया था बताइएगा? राजा राम मोहन के साथ मिलकर। नेक्स्ट है सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का जो इतिहास है किस पर लिखा गया है? उन्होंने जो अभिलेख खुदवाए हैं उनके इतिहास पर। नेक्स्ट कश्मीरी नापाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास यानी कि गड्ढे के घर, यानी कि गड्ढे के अंदर में पहले तो गड्ढा खोदा जाता है, फिर इसके बगल में जो है आपका रूम बनाया जाता है और फिर इस रूम के ऊपर जो है घासों से ढक दिया जाता है। उतरने के लिए इसमें सीढ़ियां भी होती है
और मनुष्य के साथ उसके कुत्ते भी इसमें रहते थे और दफनाने की प्रथा भी इसमें थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, यहाँ मनुष्य के साथ उसके जो कुत्ते थे उसको दफनाने की प्रथा भी चलती थी। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था। इसको कांसारपन भी कहा गया था। क्या कहा गया है? कांसारपन भी कहा गया है। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण जो अभिलेख है और किनके द्वारा ये लिखवाए गए हैं, खुदवाए गए हैं, ये भी लिखा गया है। और जो हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का भी प्रमाण हमें मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट आपका टॉपिक देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अड़ीकमेडु यानी कि पुडुचेरी के निकट जो है हमें रोमन सिक्के भी मिले हैं। क्या मिले हैं? पुडुचेरी के निकट रोमन सिक्के भी मिले हैं। और सबसे पहले भारत के संबंध जो है बर्मा यानी स्वर्ण भूमि, वर्तमान में जो म्यांमार है, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए। सबसे पहले किससे हुए थे? सबसे पहले बर्मा से, उसके बाद मलाया से, कंबोडिया से, जावा से स्थापित जो है इनके संबंध हुए थे। ये आपको याद रखना है। उत्तर भारतों में मंदिर की कला शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला जो थी वो द्रविड़ शैली कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रविड़ शैली कहलाती है। और मंदिरों की कला शैली उत्तर भारत में क्या कहलाती है? नागर शैली कहलाती है। आपको याद रखना है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव जो है पड़ा है। किसका? नागर और द्रविड़ दोनों का। तो अतः जिसमें दोनों का है जहाँ पर उसको वेसर शैली कहलाती है। तो ये क्या कहलाते हैं? जहाँ पर नागर और द्रविड़ दोनों है वो वेसर शैली। नेक्स्ट है पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ है। किससे? 4 सहायक मंदिरों से। पंचायतन मंदिर के उदाहरण में जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो में जो महादेव जी का मंदिर है, भुवनेश्वर ब्रह्मेश्वर मंदिर है जो भुवनेश्वर में है, और फिर खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है, उत्तर प्रदेश का दशावतार मंदिर है और महाराष्ट्र का गोंडेश्वर मंदिर है, जो क्या है? पंचायतन मंदिर के उदाहरण है। और पंचायतन मंदिर कब कहलाता है? जब एक हिंदू मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है तब उसको पंचायतन मंदिर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। प्रागैतिहासिक काल के बारे में आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।